वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 17 तक पूरी कंप्लीट कर लिया है और आज की अध्याय 18 है। हम यहाँ पर शक वंश को पढ़ने वाले हैं। टोटल लेक्चर की बात करें तो 37 नंबर की लेक्चर है। पिछले की 36 लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जा करके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने 18वां चैप्टर को, शक वंश को। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 18 की तरफ, शक वंश के ऊपर। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम 17वां चैप्टर में आपको बताए थे कि भारत में जब विदेशियों का आक्रमण हुआ तो उसमें हिंद यूनानी थे, इसके बाद शक वंश थे, शक के वंश कुषाण थे और कुषाण के बाद थे पहलव वंश। तो इसमें हिंद यूनानी को हम लोग पढ़ चुके हैं, हिंद यवन को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के शक वंश को पढ़ने वाले हैं, सुनेंगे। यूनानियों के बाद शक आए भारत में और शकों की 5 शाखाएं थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है शकों की कुल कितनी शाखाएं थी, तो 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थे। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर का पूरे थ्योरी पार्ट को भी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी इसमें डाला हुआ है, इसी को भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर से जो भी PYQs पूछे गए हैं एग्जाम में उसको भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, तो ध्यान में रखें। तो हम बताएं, यूनानियों के बाद भारत में आने वाले शक थे और शकों की कुल 5 शाखाएँ थी और इनकी राजधानी भारत और अफगानिस्तान में हुआ करती थी। अब सुनेंगे। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत में, 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। और इस शक वंश का जो प्रथम शक शासक हुआ वो था मोआ। कौन था? मोआ। और शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे ये। तो ध्यान रखेंगे, इतनी बात हुई शक के कि शक यूनानियों के बाद दूसरा आने वाला ये थे। शकों की 5 शाखाएं थी, हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में था। पहली शाखा अफगानिस्तान थी, दूसरी पंजाब थी, तीसरी मथुरा, चौथी पश्चिमी भारत और 5वीं दक्कन वाला प्रदेश। और इसका प्रथम राजा का नाम था मोआ और यह जो है मूल मध्य एशिया से आए हुए थे चारागाह की खोज में। अब सुनेंगे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। कौन? तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके और बाहर खदेड़ कर और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत चलाया गया और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी जिसकी संख्या भारतीय इतिहासों में 14 पहुंच गई थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय भी सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। जो भी मतलब बहुत बड़ा कार्य करता था तो अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगाता था। विक्रमादित्य एक उपाधि हुआ करती थी, उसकी उपाधि वो धारण करते थे। तो शकों को पराजित करने वाला जो शासक था उसने ही सर्वप्रथम आपकी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और अपने नाम के साथ साथ इसने विक्रम संवत भी चलाया था और सेम टू सेम यही विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी लगवाया था। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया था, जो पश्चिम भारत में हुआ करते थे। इसके बाद गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए गए। कौन? शकों द्वारा। और शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम हुआ था। ये बहुत बड़ा प्रतापी शासक था। क्वेश्चन भी पूछा है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था और इसने ही काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था। वहीं सुदर्शन झील का ये जीर्णोद्धार किया था जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने खर्चे से बनवाया था, उसी को जीर्णोद्धार किया था। कौन? सुदर्शन झील का वो रुद्रदामन प्रथम। ये शक वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। ठीक, ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट है
कि रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख से नाम से जाना जाता, वो अब उसने जारी किया था। और इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। एकमात्र ऐसा था जिसने संस्कृत भाषा को ज़्यादा महत्व दिया और उसने अपना अभिलेख, जो कि एक बहुत लंबा अभिलेख था, गिरनार अभिलेख, इसको संस्कृत भाषा में लिखवाया था। भारत में शक राजा को क्षत्रप कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे इधर बस एक छोटा सा नोट पॉइंट है, अब इसको समझेंगे ज़रा। सबसे पहले पार्थियाई या पहलव क्या थे? तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्नीसर्स था और इसी के शासनकाल में सेंट टाइमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। और उसके बाद पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही आपकी शक वंश था, बस इतना ही एक छोटा सा चैप्टर हुआ। अब आइए इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता था प्रीवियस ईयर में, उन सब को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम आ चुके अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रही है, यूनानियों के बाद भारत में कौन आए थे? तो यूनानियों के बाद भारत में आए थे शक, और शक के बाद कौन आए थे? कुषाण, और कुषाण के बाद कौन आए थे? पहलव, ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों की कुल कितनी शाखाएं थी? तो शकों की कुल कितनी शाखाएं थी? तो 5 शाखाएं थी। शकों की कुल कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। और शक आए कहाँ से थे? तो कहा जाता है मध्य एशिया से आए थे। क्यों आए थे? तो आपको थ्योरी पार्ट में ही बताए हैं कि चारे की खोज में आए थे। किसके खोज में? चारे की खोज में। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी कि शकों की प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत और किस देश में थी? तो आप जानते हैं शकों की जो राजधानी थी वो भारत में और अफगानिस्तान में हुआ करती थी। कहाँ पर? भारत और अफगानिस्तान में। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कहा जाता है शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारे की खोज में ये भारत आए थे, ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक भारत में किस खोज में आए थे? तो अभी बताया कि ये लोग चारागाह की खोज में आए थे, चारे की खोज में आए थे नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के किस स्थानीय राजा ने शकों को हराकर बाहर खदेड़ दिया था? तो वो थे विक्रमादित्य। कौन थे? विक्रमादित्य। और इसी समय ये विक्रम संवत भी चलाए थे, ध्यान में रखेंगे। इसी समय ये विक्रम संवत भी चलाए थे। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो आप जानते हैं विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसको शुरू करने वाले कौन थे? तो विक्रमादित्य थे। कौन थे? विक्रमादित्य थे, ध्यान में रखेंगे। और विक्रमादित्य की उपाधि भी चंद्रगुप्त सेकंड ने भी धारण करी थी। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि एक प्रचलित उपाधि बन गई थी? तो वो उपाधि थी आपकी विक्रमादित्य की। कौन सी उपाधि थी? विक्रमादित्य की। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य हुए हैं? तो भारतीय इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए। और बाद में चल करके आपको पूरा नाम भी आपको क्लियर होगा। जैसे 2 नाम अभी आप जानते हैं, एक विक्रमादित्य और एक आपका चंद्रगुप्त सेकंड। बाद में जब गुप्त डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे, गुप्ता वंश अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे विक्रमादित्य के बारे में जानने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त सेकंड। कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो आपको बताए हैं कि शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रदामन प्रथम का शासन भारत के किस भाग पर था? तो ये था गुजरात के काठियावाड़ तट में। गुजरात के काठियावाड़ तट। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों द्वारा निर्मित जो सुदर्शन झील था चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया था, उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने उसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी, ध्यान में रखेंगे। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन किस भाषा का बड़ा प्रेमी था? तो संस्कृत का सबसे ज़्यादा प्रेमी था और इसी ने संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख लिखवाया था। कौन सा? गिरनार अभिलेख, एकमात्र ऐसी शासक जिसने संस्कृत में अपना लेख लिखवाया था। बाकी पूरे लेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में जारी किया गया पहला बड़ा अभिलेख कौन सा था? तो वो था आपका गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख या फिर इसको जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं, जो किस भाषा में लिखवाया गया था? संस्कृत में। लिखवाया कौन था? रुद्रदामन। लिखवाया कौन था? रुद्रदामन, ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? तो भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे भारत में शक राजा अपने आप को? क्षत्रप। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में प्रथम शक राजा कौन हुआ था? तो उत्तर पश्चिम भारत में सबसे प्रथम शक राजा हुआ था मोगा, या फिर इसी को बोलते हैं मोआ। क्या बोलते हैं? मोआ भी बोला जाता है। तो ये सबसे प्रथम शक राजा हुआ था, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख से किस झील के बारे में जानकारी मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त ने करवाया था मौर्य वंश के। और इसका जीर्णोद्धार कौन करवाया था? तो इसका जीर्णोद्धार जो था रुद्रदामन करवाया था। कौन? रुद्रदामन, शक शासक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों की जो शाखा मथुरा में थी वो पहले कहाँ रहती थी? तो पहले मालवा में रहा करती थी। कहाँ पर रहा करती थी? मालवा में। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की लास्ट क्वेश्चन है हमारी कि शकों के पतन का मुख्य कारण किस वंश का उदय माना जाता है? तो शक के पतन होने का मुख्य कारण माना जाता है कि इस समय गुप्त वंश और सातवाहन वंश, ये दोनों इन दोनों का उदय हो चुका था और इन दोनों में प्रतापी शासक हुए, जिसके कारण से शकों का यहाँ पर पतन होना शुरू हो गया। ठीक। और कहा जाता है कि यहाँ पर देखेंगे तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त सेकंड ने पूरी तरह समाप्त ही कर दिया था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी चैप्टर नंबर 18 शक वंश पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट अगला हम लोग वंश पढ़ेंगे कुषाण वंश को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर इस तरह की कंप्लीट आप लेक्चर चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो बोलते तो नहीं है कभी सब्सक्राइब करने का, लेकिन लगता है कि हाँ मेहनत करी जा रही है तो ज़रूर से करिएगा, क्योंकि अभी बज रहा है मेरा लगभग 12 बज रहा है रात, और इसमें मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।